नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़रा अपने साथियों में इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, नासा का अंतरिक्ष मिशन, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो विवाद बढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, इसरो की जो उपलब्धि है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट मिल गया है। ये पेटेंट कितनी समय तक के लिए मान्य होगा? तो राइट आंसर है 20 वर्ष। विद्यार्थियों में आपको जानकारी दूं कि किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा अपनी तकनीक से कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति या उस संगठन का ही बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। और अपने इस बौद्धिक संपदा अधिकार को बनाए रखने के लिए यानी सुरक्षित रखने के लिए उस व्यक्ति या उस संगठन को अपने देश के पेटेंट कार्यालय में उसको पेटेंट करवाना होता है। और जब पेटेंट प्राप्त हो जाता है तो उस वस्तु की नकल करके कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो वस्तु नहीं बना सकता। जब तक के लिए उसको पेटेंट दिया जाता है तब तक की समयावधि के लिए कोई दूसरा उसकी नकल करके वह वस्तु नहीं बना सकता। तो ये पेटेंट यहाँ इसरो को मिल गया है। इसमें मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दूं यहाँ पर एक और कि चंद्रमा जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक में मुख्य रूप से इसरो के वैज्ञानिकों, जिनके नाम मैं बोलूँ आपको, आई वेणुगोपाल, S.A. कन्नन, साम राव और वी चंद्रबाबू, इन 4 वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से योगदान रहा है। और इनके अलावा अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। और तमिलनाडु के सेलम जिले के गांव सीतमपुंडी कुन्नालाई में एनाथ्रोसाइट चट्टानों की मिट्टी चांद की सतह जैसी है और इसी मिट्टी से इसरो ने चंद्र सतह तैयार किया, जिस पर अब उसे पेटेंट मिल गया है। और इसके लिए इसरो ने 15 मई 2014 को पेटेंट के लिए आवेदन किया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो ने देश में ही चांद की पथरीली जमीन जैसी कृत्रिम मिट्टी बनाई थी और जिस पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के कई परीक्षण किए गए थे। क्योंकि अमेरिका से इस तरह की मिट्टी मंगाना महंगा पड़ता था और क्योंकि वो मिट्टी वहाँ से मंगाकर फिर चंद्रमा जैसी जो है सतह बनाना वो जो है थोड़ा महंगा पड़ता था, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरह की मिट्टी से जो वो चंद्रमा की सतह जो है तैयार की है और उस पर ही उसके परीक्षण किए थे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के। तो अब क्योंकि ये आवेदन किया था 15 मई 2014 को और अब जो है वो पेटेंट मिल गया है इनको, तो ये पेटेंट की समयावधि मानी जाएगी जिस दिन आवेदन किया उस तारीख से, यानी कि 15 मई 2014 से 20 साल के लिए इसरो को ये पेटेंट मिल गया है। तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने यहाँ चंद्रमा जैसी मिट्टी जो है बनाने की तकनीक विकसित की है। और ऐसी जो है तकनीक उपलब्ध करना, तकनीकी जो है उपलब्धि हासिल करना, इसके लिए एक गर्व की बात है। विद्यार्थियों, आपको इसमें जो अतिरिक्त विषय मैंने बताए, इसमें 4 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने इसमें अपना मुख्य रूप से योगदान दिया है। एक आपको याद रखना है तमिलनाडु का सेलम जिला, उसके गांव का नाम भी आपको याद रखना है जो मैंने बताया आपको नाम, सीतमपुंडी कुन्नालाई। एक वो चट्टानों का नाम आपको याद रखना है, एनाथ्रोसाइट चट्टानों की मिट्टी से इन्होंने ये जो है सतह तैयार की है। और पेटेंट की तारीख आपको याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, नए अंतरिक्ष यान से 27 मई को अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। यह अंतरिक्ष यान से उनका
कौन सा मिशन होगा? तो राइट आंसर है पांचवा मिशन। यहाँ पर ये उनका मिशन से मतलब है अमेरिका का। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ये उनका पांचवा मिशन है। और इसमें मैं आपको जो है अतिरिक्त जानकारी दूं कि नासा ने अपने मिशनों के लिए हमेशा अपने अंतरिक्ष यानों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अपने अंतिम मिशन के बाद 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष शटल यान सेवानिवृत्त हो गया। और उसके बाद अब पहली बार, यानी कि 2011 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री किसी निजी रॉकेट और कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। और इसमें मैं आपको एक और जानकारी दूं कि 27 मई को, जैसा कि इसमें आपका क्वेश्चन भी है, तो 27 मई को अंतरिक्ष यात्री डग हर्ले और बहन के एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 और कैप्सूल ड्रैगन की मदद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। तो आपको इसमें अतिरिक्त जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इसमें आपको एक तो याद रखना है 2011 की बात, कि 2011 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री किसी निजी कंपनी के माध्यम से जो है अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे। और उस निजी कंपनी जिसका नाम आपको याद रखना है स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, और रॉकेट का नाम भी आपको याद रखना है फाल्कन 9, कैप्सूल का नाम याद रखना है ड्रैगन। तो और जो यात्री जाएंगे 27 को, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, डग हर्ले और बहन कैन। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें डग लोवेरो कौन है? तो राइट आंसर है नासा के ऐतिहासिक मानव मिशन कार्यक्रम के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने वाले वैज्ञानिक। विद्यार्थियों, अभी भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि 27 मई को अमेरिका का जो है अंतरिक्ष मिशन शुरू होने वाला है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 2 वैज्ञानिक वहां पर रवाना होंगे। तो यहाँ इन्होंने इस मिशन से जस्ट पहले ही इस्तीफा दे दिया है डग लोवेरो ने। तो आप, हालांकि इन्होंने इस्तीफे देने का कारण नहीं बताया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, परंतु उन्होंने ये कहते हुए कि वो व्यक्तिगत रूप से जो कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। ईरान से पेट्रोल डीजल के आयात को लेकर किस देश के साथ अमेरिका का तनाव और बढ़ गया है, जिससे उस क्षेत्र के हालात खराब होने की आशंका बढ़ गई है? तो राइट आंसर है वेनेजुएला। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। और निकोलस मादुरो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं, ईरान समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ अमेरिका ने, क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, और उसने देशों को ये जो है धमकी देता है कि कोई जो है ईरान से तेल ना खरीदे। तो वेनेजुएला के द्वारा भी अभी जो है वहाँ से, यानी ईरान से डीजल पेट्रोल खरीदा जा रहा है। तो अमेरिका वेनेजुएला को इसीलिए धमकी दे रहा है कि वो जो है तेल का आयात ना करे ईरान से। और यहाँ पर वेनेजुएला की जो रक्षा मंत्री, जिनका नाम मैं आपको बताऊं, व्लादिमीर पादिरिनो, उन्होंने कहा है कि अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में ईरान के जहाज़ों का वो स्वागत करेंगे और किसी भी प्रकार की अमेरिकी हमलों को जो है वो नाकाम करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि किसी भी देश के तट से, समुद्र तट से 200 समुद्र मील तक का क्षेत्र उस देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, और उस विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो है किसी भी देश को पहले से उस देश से अनुमति प्राप्त करनी होती है। और यहाँ पर एक और आपको बताऊं कि वेनेजुएला में वैसे तो तेल के बहुत भंडार है, और परंतु अभी वर्तमान में वहाँ पर तेल का उत्पादन बहुत घटा है। इसी वजह से वहाँ पर डीजल पेट्रोल की बहुत कमी आ गई है, और इसीलिए वेनेजुएला ईरान से तेल आयात कर रहा है, जिसका जो है यूएसए विरोध कर रहा है। इसलिए वहाँ उस क्षेत्र में दोनों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी नेवी की जहाज गश्त कर रहे हैं,
ताकि वो ईरान के जहाज़ों को जो है वहाँ प्रवेश ना करने दे उस क्षेत्र में। तो इसलिए वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सॉलिडेरिटी ट्रायल कितने देशों में चल रहे हैं? तो राइट आंसर है 17। मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं कि ये सॉलिडेरिटी ट्रायल, इसका जो उद्देश्य ये जानना है कि कोविड-19 के खिलाफ कौन सा इलाज सुरक्षित और प्रभावी है। तो ये जानने के लिए ये ट्रायल जो चल रहे हैं वो 17 देशों में चल रहे हैं। 17 देशों की जो अलग अलग हॉस्पिटल हैं उनमें ये ट्रायल चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें। किस देश ने अलकायदा के आतंकी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है? तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, ये व्यक्ति हैदराबाद का निवासी है। जुबैर हैदराबाद का निवासी है और 2001 में स्नातक पूरी कर लेने के बाद, यानी स्नातक की डिग्री ले लेने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था और वहाँ पर रहने के दौरान वह अलकायदा का सदस्य बन गया और वहाँ पर अमेरिका में रहते हुए अलकायदा के लिए फंडिंग का काम देखता रहा और उसे जो है वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 वर्ष की सज़ा हुई थी। और अब उसकी 5 वर्ष की सज़ा पूरी हो गई है, तो अब अमेरिका उसे जो है भारत को सौंप रहा है, यानी कि भारत को उसने सौंप दिया है क्योंकि ये भारत का निवासी है और इससे अब जो है अलकायदा के बारे में भारतीय एजेंसियां जांच करेगी, इससे पूछताछ करेगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा है कि कोरोना संकट के कारण टोक्यो ओलंपिक खेल अगले साल आयोजित नहीं किए जा सके तो इन खेलों को रद्द करना होगा? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख थॉमस बॉक। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, जिनको जो है कोरोना महामारी के कारण जो है रद्द किया गया और इनको 2021 में जो है अब होना तय किया गया था कि अब ये ओलंपिक 2021 में होंगे। परंतु अब थॉमस बॉक ने बयान दिया है कि अगर 2021 में भी अगर ये नहीं हो पाए तो फिर इनको इन खेलों को रद्द करना होगा। हालांकि थॉमस बॉक के इस जो है टिप्पणी की आलोचना की है टोक्यो ओलंपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोशिरो मूतो। मैंने आपकी इसमें ऑप्शन में लिख रखा है इनका नाम, टोक्यो ओलंपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोशिरो मूतो। तो उन्होंने इस है थॉमस बॉक के बयान की आलोचना की है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि 2021 अभी आगे है, दूर है अभी, तो तब तक हालात सुधर जाएंगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। पीएम केयर्स फंड पर टिप्पणी को लेकर किस राज्य में सोनिया गांधी पर केस दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। और विद्यार्थी में आपको जानकारी दूं कि पीएम केयर्स फंड में जो है कई लोगों ने जो है दान दिया है और इन्होंने बयान दिया था कि पीएम केयर्स फंड का जो पैसा है उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि उस पैसे को कहां कहां खर्च किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो है इन पर केस दर्ज किया गया है कि एक तरह से जो है वो सरकार को बदनाम करने का इन्होंने प्रयास किया है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। भटिंडा, पचपदरा, जामनगर तीनों रिफाइनरियों को जोड़ने के लिए 6 लेन ग्रीन लाइन हाईवे की लंबाई कितनी होगी? तो राइट आंसर है 1316 किलोमीटर। विद्यार्थियों, आपको पता है भटिंडा पंजाब में है, यहाँ पर रिफाइनरी है। पचपदरा बाड़मेर में है, यहाँ पर रिफाइनरी जो है बनने का कार्य चल रहा है। जामनगर गुजरात में है, वहाँ पर पहले से जो रिफाइनरी है। तो इन तीनों रिफाइनरी को जोड़ने के लिए 6 लेन जो है ग्रीन लाइन हाईवे बन रहा है जिसकी लंबाई 1316 किलोमीटर होगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एरिड्स अदुरिच ने खेल से संन्यास लिया है? तो राइट आंसर है स्पेन, यानी कि ये स्पेन के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आप अगला क्वेश्चन देखिए। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इसमें जो आपके
पहला जो ऑप्शन दे रखा है शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस, तो विद्यार्थियों ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा जो ऑप्शन आपके लिख रखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। और हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। तो इनको भी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको इनकी भी डेट आपको याद रखनी है। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए, ज़्यादातर एग्जाम में कोई ना कोई दिवस जो है दिया जाता है। तो मैंने आपको ये अतिरिक्त जानकारी दी। विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।